2022 में जब मैंने फिर तलवार निकाली है ना, वो अर्तुगरुल वाली, मैंने कहा जी इस साल या शुगर है या मैं हूँ, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। बेन बिकमैन है, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग है, इनकी किताबें मैंने पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, इनके नॉलेज को मैंने सिंथेसाइज किया। अंदर पता चला कि यार शुगर तो एक फ़िक्रे की बीमारी है, और वो क्या है, डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर, यानी खुराक की बीमारी है ये। याददाश्त भूल जाते हैं, जिसको अल्जाइमर कहते हैं, पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, किडनीज ख़राब होने शुरू होते हैं, हार्ट अटैक की शरह 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रोक की शरह 4 गुना ज़्यादा हो जाती है जब आपकी बॉडी में शुगर बढ़ जाती है। शुगर जो है ना, ये दुश्मन है। पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है। आपने राना साहब 3 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल देनी, ग्रेन्स, पोटैटोज़ एंड शुगर। यकीन जाने आपकी शुगर अगले 2 घंटों में दुरुस्त होनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में लाखों लोग इंसुलिन और मेडिसिन छोड़ चुके हैं। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं तैयब सुलही। नाज़रीन, आज के हमारे जो मेहमान हैं फ़ातेह शुगर, जिन्होंने बग़ैर किसी मेडिसिन के, बग़ैर किसी इंसुलिन के, बग़ैर किसी अद्वियात के इस्तेमाल के इन्होंने शुगर का ख़ात्मा किया। अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया की जानी मानी शख्सियत है। इनसे बात कर लेते हैं इनकी जर्नी के बारे में और शुगर का इलाज ये बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी इंसुलिन के किस तरह कर रहे हैं। इनसे ये सारी जो है वो बातें जानते हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जो सब फ़ातेह शुगर का टाइटल कैसे विन कर लिया और किसने आपको ये टाइटल दिया है? पूरे सोशल मीडिया पर फ़ातेह शुगर और फ़ातेह डायबिटीज़ वो चल रहा होता है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा, फ़ातेह का ना टाइटल कोई देता नहीं होता। फ़ातेह फ़तह करता है और उसके बाद फिर लोगों से कहता है कि मैं फ़ातेह हूँ। शुगर जो है ना, ये दुश्मन है, इसके साथ जंग शुरू हो जाती है। मुझे इस दुश्मन से वास्ता पड़ा 2004 में। अच्छा, 2004 में पड़ा तो हम इस दुश्मन के सामने ना बस माफ़ियाँ मांगते रहे कि यार जान छोड़ दो, जान छोड़ दो, जान छोड़ दो। मतलब जैसे बार्गेनिंग करता है, मर्सी की अपील करता है। इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ दवाइयाँ खा रहा था, शुगर मैनेज हो रही थी, दवाइयाँ खा रहा था, शुगर मैनेज। बट एक दिन मैंने सोचा कि यार ये दुश्मन जो है, ये बहुत ही कोई रज़ील किस्म का दुश्मन है, जिसको क्रॉनिक प्रोग्रेसिव बीमारी कहते हैं। इसके साथ ही मुकाबला करना है। अच्छा, ठीक है। और फिर आता है 2022। 18 साल तक मैं इसके साथ बार्गेनिंग करता रहा, नेगोशिएट करता रहा, अच्छा, मर्सी की अपीलें करता रहा, लेकिन ये अंदर ही अंदर से आपको कॉम्प्लिकेशन का शिकार कर रहा था। 2022 में जब मैंने फिर तलवार निकाली है ना, वो अर्तुगरुल वाली, मैंने कहा जी इस साल या शुगर है या मैं हूँ, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। मैंने पढ़ना शुरू किया। राना साहब, शुगर ये बीमारी के अलावा ना, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बिज़नेस है। शुगर का जो मरीज़ होता है ना, ये मरीज़ भी नहीं होता, कस्टमर भी नहीं होता, ये सब्सक्राइबर होता है। अच्छा, जैसे एक सर्विस है ना, आपने कोई जैज़ का कनेक्शन सब्सक्राइब कर लिया या वापडा का मीटर लगवा लिया, जब तक ज़िंदगी चल रही है तो वो आपने चलाते रहना है। शुगर का मरीज़ भी दवाइयों का सब्सक्राइबर है। अच्छा, बाकी जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनको मंथली बिल देना होगा। ये वाहिद सब्सक्रिप्शन है जो आप दिन में 3-4 दफ़ा कमा के देते हैं। सुबह नाश्ते में भी गोली, दोपहर को भी गोली, रात को भी गोली, फिर गोलियों की तादाद बढ़ती जाएगी, फिर सुबह शाम बढ़ती जाएगी, फिर इंसुलिन पे चला जाएगा। मैंने फिर जब तहैया किया ना कि मैंने शुगर को रिवर्स करना है, राना साहब, मैंने ना सिर्फ 3 दिनों में अपनी गोलियाँ छोड़ी हैं। अच्छा, पढ़ना शुरू किया। दुनिया के जो अजीम दिमाग हैं, शुगर रिवर्सल के जो बानी हैं, जो इस वक्त दुनिया में मशहूर हैं, जैसे डॉक्टर जेसन फंग है, डॉक्टर बेन बिकमैन है, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग है, इनकी किताबें मैंने पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, इनके नॉलेज को मैंने सिंथेसाइज किया। अंदर पता चला कि यार शुगर तो सिर्फ एक फ़िक्रा है, एक फ़िक्रे की बीमारी है, और वो क्या है, डायबिटीज़ इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर, यानी खुराक की बीमारी है ये। अच्छा, जब खुराक की बीमारी होगी तो इसका इलाज क्या होगा? खुराक दुरुस्त करने से। अगर किसी को सर्दी से ज़ुकाम हो रहा है तो उसका इलाज क्या है? या सर्दी से बच जाओ, बचे, ठीक है, परहेज, सर्दी से बच जाए। इसी तरीके से जो शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती की बीमारी है। जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा जाते हैं तो ज़्यादा शुगर बनती है। जब ज़्यादा शुगर बनती है तो इंसुलिन उसको
आपके सेल तक नहीं पहुंचा सकती, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ख़वातीन में पीसीओएस की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। मर्द और ख़वातीन अपना याददाश्त भूल जाते हैं, जिसको अल्जाइमर कहते हैं। पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, किडनीज ख़राब होने शुरू होते हैं, हार्ट अटैक की शरह 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रोक की शरह 4 गुना ज़्यादा हो जाती है जब आपकी बॉडी में शुगर बढ़ जाती है। मैंने अपनी गोलियां जो मैं 18 साल से खा रहा था, विदिन 3 डेज़ मैंने गोलियां छोड़ी हैं। सिर्फ मैंने क्या किया, अपनी खुराक में बेसिक तब्दीलियां लाया। अच्छा जो सब मैं खुराक में तब्दीली की तरफ बाद में जाऊंगा, पहले मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि ये खुराक की बीमारी है, ये लाइफस्टाइल है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? कुछ लोग ये भी कहते हैं जी ये मरूसी बीमारी है, हमारी फैमिली में है, मेरी वालदा को थी, मेरी नानी को थी या मेरी दादी को थी, ये मुझे ननिहाल से मिला तो फायद ददियाल से मिला। इसकी जड़ क्या है? जड़ क्या है? उसके बाद हम इसकी पहले इसका ना पहले एक जो इसकी नेगेटिव लिस्ट है वो करता हूँ। जैसे आपने कहा जी मरूसी बीमारी है, यानी जेनेटिक है, ठीक है। ये जेनेटिक नहीं है, एपीजेनेटिक है। फ़र्क क्या है? जेनेटिक ये होता है कि अगर वालदैन का कद छोटा है तो बच्चों का कद भी छोटे होंगे, अगर वालदैन का रंग काला है तो बच्चे भी काले हो रहे होंगे, वालदैन का रंग गोरा है तो बच्चे भी गोरे होंगे। ये जेनेटिक्स में आ जाता है। जो शुगर है ना, ये एपीजेनेटिक है। एपीजेनेटिक क्या चीज़ होती है? ये इन्वायरमेंट की बीमारी है। अगर मेरी आदतें, मेरे बच्चों में भी वही आदतें होंगी, जो बीमारियाँ मुझे मिली हैं वही बीमारियाँ बच्चों को भी मिलेंगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं मतलब डायबिटिक था तो मेरे बच्चे भी डायबिटिक होंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है। क्या 3.5 करोड़? 3.5 करोड़ बंदे को। ये तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड है, जिन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया वो 1-1.5 करोड़ वो निकल आना है। क्योंकि शुगर ऐसी बीमारी है जिसका ना कोई सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। आप ऐसे जाते हैं, बुज़ुर्ग के साथ जाते हैं उनकी शुगर चेक करवाने के लिए, मजाक में आप पूछते हैं कि यार मैं भी करवा लूँ, पता चलता है शुगर निकल आई आपको, ठीक है। या फिर होता है कि किसी को पेशाब ज़्यादा आ रहा हो, पेशाब की तकलीफ़ हो जाए, किसी का सर चकरा जाए, ऐसे गए डॉक्टर के पास और उन्होंने कहा यार चलो एक दफ़ा चेक तो करवाओ शुगर, पता चला शुगर निकल आती है। इस वक्त आप रोड पे खड़े हो जाएं मीटर लेके, 10 बंदों को आप रैंडम चेक करें उनकी शुगर, 3 को शुगर निकल आनी है। 10 बंदों को, 10 बंदों में से 3 बंदों को शुगर निकल आनी और उनको पता भी नहीं होना। ये अभी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो 14 नवंबर को आता है, पिछले साल की बात है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मोटरवे पे किया था। ये मोटरवे पे सर्विस स्टेशन पे खड़े हो गए, वहाँ पे जो लोग आ रहे थे उनको कहा कि जी आपकी शुगर चेक करनी है मुफ्त में, और 10 में से 3 बंदों को शुगर निकलनी शुरू हो गई। ये इस लेवल की बीमारी है। ये हमारी खुराक की बीमारी है। ये हमारे ज़ाहिर वालदैन को नहीं थी, उनकी खुराक बेहतर थी, उनकी खुराक ऑर्गेनिक थी। ये जब से ये प्रोसेस फूड आई है, कोल्ड ड्रिंक्स आए हैं, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। एक लाल रंग की बोतल है, ठीक है, उसमें कोई 12-13 चम्मच शुगर होती है। वो किसी भी पार्क में आप चले जाएं, किसी भी कैफ़े में चले जाएं, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ वो 2-2 3-3 पी रहे होंगे। या शुगर की वजह से होती है। जो अंदर शुगर होती है ना, वो कहाँ से आती है? वो बाहर से शुगर आती है, ठीक है। जिसको आपका लबलबा काम कर करके थक चुका होता है, वो कहता है जी हुण मेरे को कंट्रोल नहीं हो रही। एंड दैट इज़ द पॉइंट जब आपको डॉक्टर कहता है जब आपको शुगर हो गई है। तो बुनियादी तौर पे ये खुराक की बीमारी है। खुराक में राना साहब 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारा मुल्क कार्बोहाइड्रेट्स का रसिया है, हमें मिलते ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमें बचपन से वो जो गुत्ती होती है या क्या गुड़ुत्ती होती है, वो हमें मिलती ही कार्बोहाइड्रेट्स की है। सारी ज़िंदगी हम रोटी, चावल, समोसे, अभी तो रोटी गंदम की रही भी नहीं, अब तो मैदे की होगी ना। प्योर मैदा जो है ये वाइट शुगर से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें शुगर की क्वांटिटी और शुगर बढ़ाने की स्पीड आम शुगर से, ये जो वाइट शुगर हमारे घरों में चलती है, उसमें उससे ज़्यादा मैदा जहर होता है इसमें। इतना ख़तरनाक है मैदा। और मैदे की चीज़ें हमारे यहाँ कितनी चलती हैं, नाश्ते से लेकर आप रात तक जितनी भी आपकी किचन आइटम्स होती है जब खाते हैं, आप चेक तो करें मैदा उसमें कितना होता है। ब्रेड सुबह मैदा, दोपहर को खाना रोटी पकाई वो भी ऑलमोस्ट मैदा। जो मार्केट में आटा है वो आटा नहीं रह गया, वो मैदा है। क्योंकि अगर उसको आप छाननी से छाने तो उसमें वो छान बुरा नहीं निकलता, वो सारा होता ही मैदा है ना, पाउडर होता है। पाउडर का मतलब ये है कि वो ज़ुबान पे रखते ही वो शुगर बन जाता है, ठीक है।
अगर किसी बंदे को शुगर लो हो जाए, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसको नॉर्मली कहा जाता है इसको जूस पिला दो, इसको चीनी खिला दो। उससे भी पहले जो चीज़ अमल करेगी ना, वो आप उसको ना मैदे का एक चम्मच पिला दो, यकीन जानो बंदा मरा हुआ उठ जाएगा। अच्छा, इतनी शुगर होती है उसमें। ये कभी कोई डॉक्टर बताएगा? कोई बताता ही नहीं है। मैं पिछले 4.5 साल से इस कौम को बता रहा हूँ कि हमारी शुगर के पीछे, जो पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की है शुगर में। हमारे बाद मेरे ख्याल नंबर कुवैत का आता है, और शायद कतर वगैरह का आता है, या सऊदी अरब का आता है। सबसे ज़्यादा शुगर हमें है पाकिस्तानियों को परसेंटेज वाइज। 33% लोग, जिसको बनते हैं तकरीबन 3.5 करोड़ बंदा, ये एडल्ट पाकिस्तानियों की मैं बात करूँ, बच्चों की नहीं, एडल्ट पाकिस्तानियों की, ये शुगर के मरीज़ हो चुके हैं। और आज अगर पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज़ का रुख कर लें, 1 करोड़ बंदे को शुगर और निकल आनी है। जो प्री डायबिटीज़ है ना, प्री डायबिटीज़ तो मेरा ख्याल है कि उसी को नहीं होगी जिसने भी टेस्ट नहीं करवाया। प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि बादल आ गए, 3-4 साल के बाद फुल फ्लैश शुगर हो जानी है। बादल आ गए, बस बारिश हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जी बादल छट जाएं। हाँ, छट उस वक्त जाएंगे अगर आप वहाँ पे अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। आप भी डॉक्टर्स के बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, सारे डॉक्टर यही कहते हैं ना, ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, ये खुराक की बीमारी है। जब उनसे पूछें कि करना क्या है, वो कहते हैं जी गोली खा लो। खुद कहेंगे लाइफस्टाइल की बीमारी है, इलाज क्या है जी, गोली खा लो। ओ भाई, लाइफस्टाइल की बीमारी है तो लाइफस्टाइल मेरा ठीक करवाओ ना। मैंने अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त किया। खुराक में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो दूसरे लफ्ज़ों में जो रोटी चावल है, वो मैंने माइनस कर दिया। मैंने अपनी खुराक में अंडे ज़्यादा कर दिए, वेजिटेबल ज़्यादा कर दिए, आलू के अलावा गोश्त ज़्यादा कर दिया। इसके अलावा दही मैंने उसमें कर दिया, वेजिटेबल होगी, नट्स मैंने ज़्यादा कर दिए। अच्छा, आपका एक फार्मूला है, वो बड़ा सोशल मीडिया पे भी वायरल है, GPS नाम से। यार वो GPS मैं बोलना चाहता था कि मैं उसको बोलूं, लेकिन ना कोई एक बंदा है जो GPS का नाम लेकर वो पाउडर बेचना शुरू कर दिया उसने। मेरी वीडियो लगाता है और उसके बाद वो पाउडर बेचना शुरू कर देता है। GPS से मुराद है ग्रेन्स, पोटैटोज़ एंड शुगर। इसको माइनस करना है लाइफस्टाइल, इसको माइनस करना। तो मैं जिस डाइट का फॉलोअर हूँ उसका नाम है नो GPS, नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर। वो एक अनएथिकल बंदा है। उसने क्या किया कि मेरी वीडियो लगाएगा और साथ ही वो GPS 3000 का पाउडर बेचना शुरू कर देगा। मैं नाजरीन को कहूँगा कि जहाँ पे भी वो नज़र आए उसको रिपोर्ट करें, और वो जाली है, उससे बहुत नुकसान हो सकता है किसी का। उसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय ऐसे फक्की शक्की के कुछ, ठीक है। तो आपने राना साहब 3 चीज़ें ज़िंदगी से निकाल देनी, ग्रेन्स, पोटैटोज़ एंड शुगर। यकीन जाने आपकी शुगर अगले 2 घंटों में दुरुस्त होनी शुरू हो जाती है। ये बात मुझे 18 साल तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताई। जब मुझे पता चला, ये 2022 की बात है, फरवरी 2022 की, मैंने फिर उस दिन सोचा कि यार मेरे जैसा लर्नर बंदा जो किताबें पढ़ने वाला है, तालीम याफ्ता है, सोसाइटी में उठता बैठता है, अगर मुझे नहीं पता था तो ये जो पाकिस्तान की 24-25 करोड़ की आबादी है, इनको कहाँ पता होगा। मैंने फिर उस दिन ये एक मिशन बनाया अपनी ज़िंदगी का कि मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। राना साहब, मेरी वीडियोस देख देख के पाकिस्तान में लाखों लोग इंसुलिन और मेडिसिन छोड़ चुके हैं, और शुगर उनकी नॉर्मल है। जो हमारी टीम में डॉक्टर भी मैंने अब ले लिए हैं, ठीक है, ताकि जो दवाइयाँ छुड़वाने वाली ना, ये बात भी मैं आपके नाज़रीन को बता दूं कि दवाइयाँ आप खुद न छोड़ें। समटाइम रिस्की हो जाता है कि, और आपको पता भी नहीं होता कि पहले कौन सी दवाई छोड़नी है। मोटे बंदे ने पहले कौन सी दवाई छोड़नी है, जो जिसके किडनीज ख़राब हैं, कौन सी दवाई छोड़नी है, ये आपका फ़ैसला नहीं, ये डॉक्टर कर रहा होगा। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, कौन सी दवाई लगानी है, कौन सी दवाई छोड़नी है, ये डॉक्टर फ़ैसला करता है। इंसुलिन पे जाना है या मेटफॉर्मिन पे ही रहना है, ये डॉक्टर फ़ैसला करता है। तो मैंने तो चूँकि अपने आप पर रिस्क ले लिया था, प्लस मैंने स्टडी बहुत कर लिया था। मुझे पता था कौन सी दवाई का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, कौन सी दवाई का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, लेकिन अपने तौर पे दवाई नहीं छोड़नी। उसी डॉक्टर से आपने दवाई लिखवानी है, छुड़वानी है, गाइडेंस लेनी है, जो ये समझता है कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल की बीमारी है, क्योंकि वही समझेगा कि लाइफस्टाइल दुरुस्त कर लो, दवाइयाँ आपकी कम होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे पास जब लोग आते हैं तो 20-20 साल से वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं,
20-20 साल से इंसुलिन इंसुलिन पे होते हैं और टाइप 2 के लोग होते हैं, हम्म, और हमारे पास आते हैं, हफ्ते 10 दिनों में उनकी इंसुलिन छूट जाती है, और हमारे डॉक्टर छुड़वाते हैं। डॉक्टर भी हमारे कोई ऐसे नहीं है, मतलब दे आर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। उनको मैंने जब ये सारी किताबें दी, जो मॉडर्न किताबें हैं, कि यार जो आपने कोर्स में पढ़ा ना, वो एजुकेशन से ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग है। आप लोगों को सारी ज़िंदगी ये पढ़ाया गया कि गोलियाँ बेचनी है, गोलियाँ खानी है, प्रोग्रेसिव है, क्रॉनिक है, सारी ज़िंदगी गोलियाँ लगनी है। अब ज़रा लेटेस्ट चीज़ें पढ़ो, ठीक है। उनको जब मैंने डॉक्टर जैसन फंक की, डॉक्टर बेन बिकमैन की किताबें पढ़ाई, सारी ज़िंदगी 18 साल तक मुझे ये समझ आई थी, डॉक्टर मुझे बताते रहते कि मेरा लबलबा पूरी इंसुलिन नहीं बना रहा, जितनी मुझे इंसुलिन चाहिए उतनी इंसुलिन नहीं बना रहा। जब मैंने किताबें पढ़ी, पता चला कि मेरा लबलबा कम इंसुलिन नहीं बना रहा, ज़रूरत से ज़्यादा बना रहा है। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा जब कुछ चीज़ बनती है तो वो अपना असर खो देती है, वो आपकी बॉडी में उसका जो असर होता है ना, वो इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। इसको मेडिकल में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं आपके पास आया, आपने बड़े पुरतपाक तरीके से मेरा इस्तकबाल किया, मैं चला जाता हूँ, आधे घंटे के बाद मैं दोबारा आ जाऊँ, या पहले वाली गर्मजोशी नहीं रहेगी। मैं मिलने के बाद दोबारा चला जाऊँ, आधे घंटे बाद दोबारा आ जाऊँ, अब बिल्कुल भी गर्मजोशी नहीं होगी, ठीक है। अब आप रेजिस्टेंट होते जा रहे हो। इसी तरीके से जब इंसुलिन बार बार निकलती है आपके लबलबे से, आपका जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो फेल हो जाती है, अपना काम करने से फेल हो जाती है। इसी को मेडिकल में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, ये चीज़ है। तो डॉक्टर्स जो कहानी बताते हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स है। देखें, डॉक्टर्स बहुत मासूम है। मैं अक्सर लोग कहते हैं जी, अच्छा, आज आप तनकीद नहीं कर रहे डॉक्टर मैं आपको बताता हूँ ना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ मासूम, के डॉक्टरों को जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन कम है, वो ब्रेन वॉशिंग ज़्यादा है। जब भी आपने ये देखना हो कि ये साइंस है या बिजनेस है, पहले आप ये देखें मनी ट्रेल क्या है, ठीक है। मनी ट्रेल क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, डॉक्टरों की सारी एजुकेशन इट इज़ फंडेड बाय बिग फार्मा। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको पढ़ाएगी तो वो कैसे फिर निकलेंगे, वही निकलेंगे ना जो उनको फार्मास्यूटिकल ने पढ़ाया है। जी, अगर आपकी किताबें फार्मास्यूटिकल कंपनीज की लिखी हुई हैं, अगर आपका सिलेबस फार्मास्यूटिकल कंपनी का डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको उन्होंने क्या सिखाया होगा कि शुगर सारी ज़िंदगी इसकी गोलियां खानी है, ये क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, तो आप वही चीज़ लेकर निकलोगे ना। बिल्कुल। बट आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो, बहुत सारे डॉक्टरों ने अपने आप को अनलर्न किया है कि यार गलत पढ़ाया था हमें। सिमिलरली ये जो न्यूट्रिशन के लोग होते हैं, ये भी ब्रेन वॉश्ड हैं। अच्छा, इनकी ब्रेन वॉशिंग किसने की है? जो पीछे फूड कंपनीज हैं। हाँ। अगर एक फूड कंपनी जो तेल बेचती है, वेजिटेबल ऑयल बेचती है, सीड ऑयल जो होते हैं, अगर वो कंपनी ये कहे, इन बच्चों को ये पढ़ाए कि देसी घी से हार्ट अटैक हो जाता है, ये जो तेल है ना डब्बे वाले, ये हार्ट हेल्दी है, ये बच्चों को पढ़ा दिया। बच्चों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, यार किताबें हैं, सिलेबस है ना। यही बच्चे जब मार्केट में आते हैं, ये भी लिखते हैं कि यार देसी घी से आपकी आर्टरीज जो हैं क्लॉग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, आप तेल लिया करो। यार ये बताओ कि हमारे आबाओ अजदाद ये डब्बों वाला तेल लेते थे उस वक्त, या चर्बी पे बनास्पति ये तो जब से ये बनास्पति टाइप चीज़ें आई हैं, उस वक्त से हार्ट की बीमारी आई है। तो आपने जब भी देखना है कि ये कंटेंट सही है या गलत है, उसमें आपने ये देखना है कि मनी ट्रेल का पैसा कहाँ से आ रहा है और उसका फ़ायदा किसको हो रहा है। अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लड़कों को, अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएगी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सारी ज़िंदगी गोलियां खानी है और ये गोलियां हैं, वो डॉक्टर वही लिखेंगे जी। और जो न्यूट्रिशन वाले लोग हैं, जब उनको ये बता दिया जाएगा कि ब्राउन ब्रेड जो है इसमें शुगर कम होती है, वाइट ब्रेड में ज़्यादा होती है, तो वो ब्राउन ब्रेड लिखना शुरू कर देंगे। दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है कैलॉग, ठीक है, जो सीरियल की नाश्ते बनाने वाली कंपनी है। आपने राना साहब ये फ़िक्रा बहुत सुना होगा कि नाश्ता जो है ना बादशाहों की तरह करो। इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ठीक है। ये फ़िक्रा कहाँ से आया है?
कैलॉग, डॉक्टर जॉन हार्वे कैलॉग, ये उसकी स्टेटमेंट है। अच्छा। और वो बंदा क्या करता था? नाश्ते बेचता था। अब अगर एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो हम्म। और उसका काम हो नाश्ते बनाना, नाश्ते बेचना, तो जी गोगा वो ले लो जो नान चने चने, या नान जी, चने, कोई भी नान ठीक चने है, वाला। ठीक है। वो इन्फ्लुएंसर भी हो, मार्केटिंग की फंडिंग भी कर सके, वो अगर लोगों को ये सिखाना शुरू कर दे कि नाश्ते में नान खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेहत के लिए, तो लोग और वो चीज़ चलती रहे, ऐसे ही, आपके सिलेबस में आ जाए वो ना, तो जब आप उस सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। आप उस सिलेबस को फॉलो करेंगे। ये जो तो- ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे है, ये स्टेटमेंट ना कोई साइंटिफिक है, ना ये कोई हदीस है, ना कोई ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक मिथ है। उस कंपनी के ओनर की स्टेटमेंट है जो नाश्ते बेचता था। और आज आप देखें, हम नाश्ता ना करें तो लगता है कि यार नहीं, नाश्ता तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। या जब तक आपको सुबह भूख नहीं लगती ना, नाश्ते की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ ये जो कहते हैं जी नाश्ता लाजमी, नाश्ता खाली पेट नहीं रहना चाहिए, नाश्ता किए बगैर सर देखें, घर से ना निकले नाश्ता, राना साहब, ये तो बिल्कुल हमारी ही बॉडी आपने में ऑपोजिट ना, बात मैं कर बताता दी। हूँ, आपकी बॉडी में एक बैकअप का सिस्टम है, और वो बैकअप का सिस्टम है जिगर। आपके जिगर में 120 ग्राम शुगर हर वक्त मौजूद है। अच्छा। जब आप नाश्ता नहीं करते तो आप ज़िंदा कैसे होते हो? आपका जिगर आपको दे रहा होता है। जब रोज़े हम रखते हैं, 14 घंटे का रोज़ा होता है पाकिस्तान में, 14-15 घंटे का, हमने जो सहरी खाई वो तो अगले 2 घंटे में उसकी पीक आ गई, अगले 2 घंटों में शुगर सारी उसकी ख़त्म हो गई। तो आगे 10 घंटे हमने कैसे गुजारने हैं? वो जो हमारी बॉडी में जिंदा रहते हैं ना हम 10 घंटे, वो कहाँ से आती शुगर? वो हमारे जिस्म का एक बैकअप निज़ाम है, वहाँ पे शुगर ऑलरेडी जमा होती है, और वो जिगर है जिसकी उसकी शुगर को ग्लाइकोजन कहते हैं। वो उसको तोड़ता है, शुगर बना के आपको दे देता है। हमारा ग्लाइकोजन या हमारा जो जिगर है, ये हर वक्त शुगर से भरा हुआ है यार, इसको कभी हमने खाली करने का मौका ही नहीं दिया। आप अगर अपना नाश्ता लेट करते हो, जिसको आप लंच या ब्रंच कर लें, ठीक है, एक खाना ये हो गया और एक आप डिनर कर लें, 2 खाने आप खाएं। 3 खानों का कॉन्सेप्ट ये फूड कंपनीज का सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट है। 3 खानों का कॉन्सेप्ट बेसिकली लोगों को लेज़ी करने का एक तरीका है, लोगों को ज़हनी गुलाम बनाने का, इनको हर वक्त खुराक में उलझाए रखो। ये रोटी की पड़ी हुई। हाँ, अब तो लाहौरिये, हाँ लाहौरी, अब तो 3 खानों से भी आगे की गेम चलेगी ना। अब डॉक्टर ये कहते हैं थोड़ी देर बाद कुछ आप खाओ। ना पोर्शन साइज कम कर दो और सारा दिन खाओ, थोड़ी देर बाद कुछ थोड़ी देर बाद खाओ। अच्छा, उससे बड़ा मैं कहता हूँ झूठ नहीं है, और उससे बड़ी कोई अनसाइंटिफिक चीज़ नहीं है। जब आप सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते हो ना, आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल सारा दिन हाई रहते हैं, ठीक है। जब इंसुलिन लेवल सारा दिन हाई रहते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? नंबर 1 शुगर, नंबर 2 बीपी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, खून में चर्बी बढ़ गई, पेट निकल आया आपका, न्यूरोपैथी होगी, ये पिंडलियों पे जिसको पंजाबी में कड़ल पै गए, ठीक है, मसल क्रैम्प्स हो गए, ये उसी की वजह से हो रहा होगा। आपके ये थाइज़ हैं, ये आपके सुकड़ना शुरू हो जाएंगे, जिसको कहते हैं सार्कोपीनिया हो गया, हार्ट अटैक, आपको अल्जाइमर हो गया, स्ट्रोक हो जाता है, किडनी फेल हो जाते हैं। ये सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी हैं। अच्छा। ख़वातीन में पीसीओज होना शुरू हो जाते हैं, मर्दों में रेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इसके अलावा रात को सोते हुए सांस बंद तो हो ये जाती है। थोड़ी देर बाद वाला ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल झूठ है, और कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस्लाम में देखें, हम अगर बात करें, या 2 वक्त के खाने की बात है, कहीं पे आप देख लेना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने में ज़्यादा खाते थे या ज़्यादा फाका करते थे? हफ्ते में 2 रोज़े सुन्नत, सोमवार और थर्सडे, ठीक है। रमज़ान के 30 रोज़े, शवाल के 6 रोज़े, मुहर्रम के रोज़े, और इस तरीके से करते करते हमने एक दफ़ा कोई इसकी कैलकुलेशन की थी, कोई तकरीबन कोई 180 रोज़े बनते हैं। देखो ना, 52 वीक्स हैं, 52 वीक्स में आपके हफ्ते में 2 रोज़े हैं, तो
तो 104 रोज़ तो सीधे सीधे यही बन गए। जी। तो ज़्यादा आप जितना भूखा रहते हो आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी होती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान की ये जो कमर है ना, इसको सीधा रखने के लिए चंद लुक़मे चाहिए होते हैं, चंद लुक़मे चाहिए होते हैं। और ये भी हदीस है कि आप जब खाना खाओ तो उसके 3 हिस्से करो, भूख रख के खाओ पहली बात, ठीक है। एक हिस्से में पानी, यानी स्टार्ट आप पानी से ले लो ताकि आपका मैदा पहले ही भर जाए। उसके बाद एक हिस्से में खाना और तीसरा हिस्सा आपने खाली रखना है। तो ये अहादीस तो ये हैं, हमने गलत चीज़ें और जो हमने हैं, उसको सारा दिन खाने पे लगा दिया। बात यह है कि हमारे पास दुनिया में ना एबंडेंस हो गई खुराक की, और वो जो वेला बंदा होता है उसको कोई काम ही नहीं होता सिवाय खाने के। और ये बीमारी जो है शुगर हो गया, बीपी हो गया, यूरिक एसिड हो गया, मोटापा हो गया, फैटी लिवर होगा, ये सारी बीमारियां खाने की बीमारियां हैं। इवन अभी जो रिसर्च आ रही है वो कैंसर इज़ आल्सो मेटाबॉलिक डिजीज़, कैंसर इज़ आल्सो डाइटरी डिसऑर्डर। इसमें बहुत रिसर्च इस पे कैंसर पे हो रही है, क्योंकि दुनिया में अब हार्ट के बाद कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ। अगर हम अपनी खुराक को बेहतर कर लें तो इन बीमारियों से बीमारी से बच सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल एंड रिफाइंड होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, नो जीपीएस वाले, वो चीज़ निकाल दें। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स में दालें हैं, बीन्स हैं, सब्जियां हैं, इवन फ्रूट्स हैं, ये नट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, ये आप खाएं। और प्रोटीन बेस्ड आपकी डाइट हो, मेजर आप अपनी खुराक में प्रोटीन लें, जिसमें अंडे भी हों, जिसमें गोश्त भी हो, बीन्स हों, पनीर हो, दही हो, ये सारी चीज़ें खाएं, आपको शुगर करीब भी नहीं आएगी आपको। हमने सुबह सुबह 4 पराठे खा लिए, नान खा लिए मैदे के, और उसके बाद जनाब लस्सी पी मीठी, और उसके बाद फिर चाय पी, उसमें 2 चम्मच डाले हुए हैं चीनी के, फिर दफ्तर जाकर फिर चाय पी, साथ में बिस्किट खा लिए, दोपहर को फिर रोटी खा ली, शाम को समोसे खा लिए, रात को फिर जनाब हमने साथ में फिरनी भी खा ली, रोटी भी खा ली, और सोते हुए 1 गिलास दूध का पी लिया जो कि लैक्टोज होता है। फिर कहते हो शुगर क्यों हो रही पाकिस्तान से? वो कहते इतना कार्बोहाइड्रेट दुनिया में कोई नहीं खाता। पूरी दुनिया में लोग नाश्ता करते हैं, हम रोटी खाते हैं। जैसा आपकी वीडियोस देख के तो जो है ना वो फूडी पर्सन्स जो है ना वो तो आपके खिलाफ हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। फूडी आपसे। जो है ना, देखें ये जो ज़ुबान की लज्जत होती है, ये चस्का, ये चंद साल का होता है, ठीक है। जिस दिन शुगर हो गई उस दिन भी वो यही कहेगा कि यार है गल्लां बनी हुई हैं, ठीक है। फिर एक वक्त आएगा, हमें अभी बात करते हुए आधा घंटा हो गया होगा, अगर मैं आपको एक फिगर दूं कि इस आधे घंटे में कितने पाकिस्तानियों की टांगें कटी होंगी, आप हैरान हो जाएंगे। आधे घंटे में 22 लोगों की टांगें कट चुकी हैं जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, शुगर की वजह से। एक साल में 1 साल में 4 लाख लोगों की शुगर की वजह से टांगें कटती हैं। तो उसकी एवरेज आपने निकाली है? एवरेज निकाली उसकी 365 को पे आप डिवाइड करें, फिर आप 1 घंटे पे निकालें, फिर 15 मिनट पे निकालें। 15 मिनट में 11 टांगें कटती हैं शुगर की वजह से। कभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती ना इसकी। आप अभी जिनाब में चले जाएं जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जो सर्जरी वाले वार्ड्स हैं, आप ज़रा देखिए तो सही, लोग व्हील चेयर पर आते हैं, टांगें इतनी काली हुई होंगी, फूली हुई होंगी, पता चलेगा शुगर हुई है उसको। और साथ वाले जो होंगे जी कोक नहीं छड़ता, ये भी बोल रहे होंगे। कोई आपको ये नहीं कहेगा जी गोश्त बहुत खाता है या अंडे बहुत खाता है, और अंडे खाने वाले को, गोश्त खाने वाले को शुगर होती नहीं है। जो कोक पीता है, जो इस तरह का कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, जो नान खाता है, ज़ाहिर है शुगर है ना, तो शुगर बाहर से ज़्यादा शुगर है कि अंदर और शुगर हो रही होगी। एक बंदा ऑलरेडी डूब रहा हो और आप उसको और पानी उसके अंदर डाल रहे हो, हल क्या है? अब हल इसका यह है कि मैं आपकी कथा कलामी के लिए माजरत, जीपीएस ग्रेन्स, पोटैटोज, शुगर माइनस कर खाएंगे क्या? अल्लाह की नेमत है। कैसे नाश्ता करते हैं जी? गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? गरीब आदमी गरीब आदमी 40,000 का मोबाइल अफोर्ड कर सकता है, 2,000 का टिकटॉक का पैकेज लगा सकता है। गरीब आदमी K2 सिगरेट पी सकता है, एम्बेसी पी सकता है, डेली के 200-200 रुपए के सिगरेट पी सकता है वो, ठीक है। शुगर हो जाए तो 40-40 रुपए की गोली खा सकता है, लेकिन गरीब आदमी के पास ना 2 चीज़ों के लिए पैसे नहीं है, ना अकल है, ना तालीम के लिए, ना सेहत के लिए।
तालीम से उसकी दुश्मनी है, इसीलिए वो गरीब है। ठीक है, और जहालत की वजह से वो और गरीब भी हो रहा है, बीमार भी हो रहा है। राणा साहब, मेरे तो ज़्यादा ना हॉल ਦੇ जिन्ने भी तुम बैठे हो, मेरे तो ज़्यादा गुरबत नहीं किसी ने वेखी होगी। अच्छा। हाँ, ठीक है, मैं गरीबों की ना नस नस से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं खुद गरीब रहा हूँ। मुझे पता है कि गुरबत आती कैसे है, गुरबत जाएगी कैसे। अब तो माशाल्लाह आप हेवल पे आए हैं आज। मैं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो गुरबत की जो शिकंजे थे, इससे मैं निकल गया था 22 साल की उम्र में। 22 साल की उम्र में मेरे पास शराट गाड़ी थी। वेरी गुड। ठीक है, और मेरी उस वक्त जो सैलरी थी 1992 में 10,000 रुपये थी। और उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है ना, उसकी 2800 रुपये सैलरी होती थी, और मेरी 10,000 सैलरी थी। ठीक अच्छा है, मल्टीनेशनल में मैं काम करता था। मैं IBA कराची से मैंने MBA किया था। मेरी पहली जॉब ही मल्टीनेशनल में होगी, साथ ही उन्होंने गाड़ी दे दी। तो वो गुरबत हमने ना, वो मैंने 22 साल की उम्र से पहले देखी हुई है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात का जितना करम है, मेरे ख्वाबों में नहीं था जितना अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। ठीक है, आते हैं हम नाश्ता क्या करना है। अच्छा, आप पहले गरीब की साइकी की बात करते कि मुझे गरीब की नस नस का पता है। ये तो ज़रा बताएं कि गरीब के पास क्यों पैसे नहीं है अपनी खुराक ठीक करने के लिए, खाने के लिए। राना साहब, हम टॉपिक से वैसे हट जाएंगे, लेकिन मैं ये बड़ा इसलिए कि इम्पोर्टेंट ये पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक है। हर शख्स जो आपको घर बैठे सुन रहा है, देख रहा है, अगर किसी बंदे के को गुरबत या किसी घर में या फैमिली में या इवन मुल्क में गुरबत 5 साल तक रहती है ना, हो सकता है कोई मुसीबत आ गई, जैसे अभी फ्लड आएंगे, किसी का घर डूब गया, किसी का कारखाना, कुदरती आफत हो गया। ठीक है, एक बंदा है जो अच्छा खासा खाता पीता है, घर में एक कैंसर का मरीज आ गया, उस पर 1-2 करोड़ रुपए लग गया, उन्होंने अपना घर भी बेच दिया, तो गुरबत आ गई। गुरबत आ गई। ये वाली गुरबत इत्तफाकिया गुरबत है। बट अगर एक बंदे को गुरबत पूरी नस्ल में है, 50 साल तक है, अगली नस्ल में भी चली गई है, सर वो गुरबत नहीं है, हड हरामी है, वो बेवकूफ़ी है। 5 साल तक अगर आप पर गुरबत है, तो देखो ना, आपने एस्टिमेट कोई बताया भी मसला हो गया ना, 5 साल की गुरबत जो है ना, ये जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड है। आप पे कोई अनहोनी हो सकती है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना में कई लोगों के कारोबार बंद हो गए, ठीक है, दुकानें बंद हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी आ गई ना। तो अगर तो कोई इस तरह की गुरबत है जिस पर 5 साल से ज़्यादा अरसा गुरबत रही है, यार, वो गुरबत उसकी सेल्फ क्रिएटेड गुरबत है। मैं ऐसे गरीबों को जानता हूँ जो दिन का 300 रुपये का सिगरेट पीता है। 300 रुपये को आप मल्टीप्लाई करें 365 के साथ। मैं ज़रा आपको अभी कर देता हूँ, 365 और 300 रुपया, सर 1,09,500 रुपया सिगरेट की मद में वो पी रहा है। साल का 1 लाख रुपए का गरीब आदमी सिगरेट पी रहा है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल सबसे सस्ते सिगरेट इतने के बनते हैं। जी जी, ये जो लोकल जो होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं, 1,09,000 रुपया क्या हर घर में होगा? पाकिस्तान में नहीं होगा। लोगों के पास मेरा ख्याल है 2,000 रुपये भी नहीं होता। लेकिन ये वाला जो बंदा है, मुझे बताओ, एनु छितर ना मारे जाने, गुरबत रोना रो रहे हुए, फिर इसके साथ जो सिगरेट के साथ उसको खाऊं होनी है, डॉक्टर के पास भी जाना है, वो डॉक्टर के पास भी जाना है, उसका जो एक सिरप होगा ना, वो 20-25 रुपये का, 40 रुपये का होगा, वो हफ्ते में एक सिरप भी पी रहा होगा। फिर एंड पे उसको वो इनहेलर लगेगा, फिर एंड पे वो जाके जनाब में बैठा होगा कि जी मेरे फेफड़े ख़राब हो गए, नहीं तो गवर्नमेंट कुछ कर दी नहीं पाएगी। और गवर्नमेंट तुम्हें 40 साल से तुम सिगरेट पी रहे हो, गवर्नमेंट क्या करे? हाँ, गवर्नमेंट क्या करे? ठीक है, मेरा ताल्लुक गांव से है। ठीक है, मैं अभी ईद पे गांव गया हुआ था। मैंने हर गरीब के पास इस तरह का मोबाइल देखा है, एंड्रॉयड फ़ोन। अच्छा, मेरी तो मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, ज़ाहिर है, हम मीडिया के लोग हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, हमें करना है। यार, एक जो खातून खाना है जिसका इंटरनेट की दुनिया से कोई लेने देने का कोई ताल्लुक नहीं, पैसा नहीं कमाना, कोई उसका कोई बाहर कोई यूजेज नहीं है, अगर वो सारा दिन फेसबुक की रीलें देख रही है, सारा दिन वो टिकटॉक देख रही है, ज़रा इंटरनेट तो उसने लगाया हुआ है ना, इंटरनेट उसका सस्ते से सस्ता भी होगा तो वो 1500-2000 का तो इंटरनेट इस्तेमाल करेगी। 2,000 रुपया अगर महीने का हो तो सर जी साल का कितना हो गया?
24,000 रुपये उसके घर में नहीं होगा। 24,000 रुपये का वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रही होगी और उसका बंदा जो होगा वो सिगरेट पी रहा होगा। बिल्कुल। तो गुर्बत कहाँ से आ गई? ये पाकिस्तानी को जो गुर्बत है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर तो 5 साल तक गुर्बत है वो गरीब है। अगर एक मुल्क है जो 80 साल से गरीब है वो गरीब नहीं है, बेगैरत है वो। ये मेरा अपना, मैं ममलकत खुदादाद के बारे में ये बोल रहा हूँ। हमारी जो गुर्बत है इस मुल्क की, इस मुल्क में किस चीज़ की कमी है? बिल्कुल। किस चीज़ की कमी है? हमारी गुर्बत ही नहीं ख़त्म हो रही। ज़ाहिर है गरीबों वाली आदतें हैं ना। आपके घर में खाने पकाने की चीज़ ना हो, आप एंड्रॉयड ले लें, आप किसी और चीज़ पे पैसा लगा दें। तालीम पे ना आपने पैसा लगाना है, ना सेहत पे लगाना है, ना अवेयरनेस पे पैसा लगाना है। और अल्ले तल्ले सारे चल रहे होंगे, फिर कहोगे जी ऐसे गरीब हैं, सानू कोई खराब दे दो। अभी चंद दिन पहले मुझे एक ख़ातून का मैसेज आया। उस ख़ातून को मैं जानता हूँ कि आज से 11 साल पहले उसने कहा, नहीं 13 साल पहले उसने कहा कि जी मेरे वालिद को हेपेटाइटिस सी है, हमने ये दवाई लेनी होती है, तो हमें कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल 2013-14 की बात है। मैंने ना कहीं फेसबुक पे उसकी अपील डाल दी, वो लोगों के पैसे आने शुरू, उसके वालिद फौत हो गए जी। ठीक है, बट उसने कहा कि जी मैं और मेरी बच्ची है, मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे डिवोर्स हुई है, तो मेरे पास तो कोई रोज़गार नहीं है। वो मेरा एक दोस्त था, तो उसने हर महीने ना 10,000 रुपये की कमिटमेंट भर ली। ठीक है, अभी मुझे एक हफ़्ता पहले उसका मैसेज आया कि जी मेरी बहन उम्रे पे जा रही है, मैंने भी उम्रे पे जाना है, क्योंकि मैं मुंह नहीं दिखा सकती शरीके में, तो मुझे अब 3 लाख रुपए तो ज़रा कहीं से अरेंज कर दें। अब ज़रा मुझे बताओ, जो गरीब डोनेशन पे चल रहा है, उम्रा कहाँ पे जायज़ है? उम्रा को बनता है? वो 3 लाख रुपया अपनी तालीम पे लगाए, बच्ची की तालीम पे लगाए, कुछ करे। इस वक्त पाकिस्तान में जो गुर्बत है सर, ना, फतवा लग जाएगा आपके ऊपर, आप ये बात करेंगे कि जी उम्रा मतलब जिसके पे ड्यू है वही करेगा ना। जी जी, मतलब जिस बंदे पे ड्यू है वही करे ना। एक आपके घर में बेसिक मसाइल खड़े हैं और आप अल्लाह का घर वेखना, तो वो भी मंग के पैसे लेके जाने ने। यार ये हमारा मुल्क इसी तरीके से चल रहा है। तो वो बात हमारी शुगर से निकल के कम टू दी टॉपिक, आप बता रहे थे कि जी खाने पीने में जब ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर निकाल दें तो क्या खाएं, वो डेली की रूटीन बता दें। जो हमारे घर में नाश्ते में हम खाते हैं जी ब्रेड और अंडा। ब्रेड निकाल दें, अंडे डबल कर लें, आपकी प्राइस कहीं पे भी नहीं जाएगी। जितने की आप ब्रेड खाते थे उसकी जगह अंडा खा लें, उसकी जगह पे एक अंडा बॉयल खा लें, उसमें सारी वेजिटेबल डाल के ऑमलेट बना के खा लें, जैसे दिल करे। आपको मुकम्मल प्रोटीन मिलेगी। ये वो प्रोटीन होगी जो 100% बायो अवेलेबल है, जो आपकी बॉडी का हिस्सा बनती है। दाल वाली, बीज वाली प्रोटीन नाकस प्रोटीन होती है, वो इस्तेमाल में नहीं आती। अंडे वाली प्रोटीन 100% बायो अवेलेबल है, और ये खाने के बाद आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडे में 26 मिनरल्स और विटामिन होते हैं। 2 अंडे खा लें, आपका पेट भर जाएगा। नहीं पेट भरा, तीसरा खा लें। आज सिगरेट ना पिएं आप, ठीक है। दोपहर को आ जाते हैं जी, अब चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, घी और ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर देंगे जी। घी देसी खाने वाले से हार्ट अटैक होता है या ये जो वनस्पति है वो? राना साहब, अल्लाह की नेमतों में से ना जो बेहतरीन नेमत है वो देसी घी है। तो हम तो कहते सारी ज़िंदगी लोग यही खाते थे, सेहतमंद थे। जब से ये वनस्पति और डब्बे वाले तेल आए, लोगों के हार्ट अटैक उस वक्त से बढ़े हैं। आज से मेरा ख्याल है 50 साल पहले पाकिस्तान में हार्ट अटैक का नाम निशान नहीं होगा। आज हम सुनते हैं यार यंग आदमी था 20-22 साल का, हार्ट अटैक हो गया। क्यों हो रहा है हार्ट अटैक? वो इसलिए कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो वेजिटेबल सीड ऑयल से हो रही है। ये जितने भी डब्बे वाले तेल हैं, इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी जो शरियाने हैं उसके जो अंदर वाली साइड होती है, एंडोथेलियल जो उसकी सरफेस होती है, उसके ऊपर सोजिश होती है, जिसको उसको कवर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जाता है। कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे पैचअप लगाता है, जहाँ पे आपकी शरियाने तंग होनी शुरू हो जाती है। शरियाने तंग हुई, बीपी बढ़ा, आपके दिल की तरफ खून की जो रवानी है वो कम हुई, बंदा फारिग। ठीक है।
जो देसी घी है, ये देसी घी जाके शरियानों में नहीं जाता, ये आपकी बॉडी का हिस्सा हज़म होता है पहले, ठीक है। देसी घी ही असल खुराक है। जो देसी घी अफोर्ड नहीं कर सकते वो चर्बी में खाना पकाएं। मैं जब दूसरे डब्बे वाले तेल खाता था ना, मैं अगर आपके सामने बैठा होता तो ये गद्दियाँ मैंने पीछे की बजाय ना आगे रखी होती कि मेरा पेट यहाँ पे होता। अभी नज़र आ रहा है कहीं पेट? मैं पिछले 4.5 साल जब से मैंने शुगर रिवर्स की है, मैंने इतने अंडे खाए हैं, मैंने 50 साल की उम्र में नहीं खाए होंगे, ठीक है। मैंने इतना गोश्त खाया होगा जो मैंने 50 साल में नहीं खाया होगा यार। नाश्ता अंडों का हो गया, दोपहर में क्या करें? दोपहर को आप वेजिटेबल का पूरा एक बाउल लें और साथ में इफ़ यू कैन अफोर्ड मीट खा लें। नहीं खा सकते, मीट अफोर्ड कर सकते, अब बीन्स खा लें। बीन्स का चम्मच के साथ खाएं ना, बीन्स पूरा, जैसे चना चाट होता है, चना चाट भी आप खा सकते हैं। लोबिया है सैलड के तौर पे, ठीक है। पूरा आप बाउल उसका आप खाएं, आपको कभी शुगर नहीं होगी। सर रोटी नहीं खानी आपने, सर रोटी नहीं खानी, गंदम रोटी नहीं खानी है। रोटी में सबसे ज़्यादा शुगर है। ये पाकिस्तानियों को मैं जब बताता हूँ, डॉक्टर कांपते हैं ऐसे कि यार इस बंदे की ज़ुबान चुप करवा दो, क्योंकि हमारे क्लिनिक बंद करवा देगा। पाकिस्तानी खाते ही रोटी हैं। पूरी दुनिया में लोग लंच करेंगे, हम रोटी खाएंगे। पूरी दुनिया में लोग डिनर करेंगे, हम रोटी खाएंगे। पूरी दुनिया में लोग वलीमे पे रिसेप्शन हो रहा होगा, हमारे यहाँ आवाज़ आएगी जी रोटी खुल गई है जी। हमारे यहाँ हम खाते ही रोटी हैं, फिर कहते हैं हर बंदे को शुगर क्यों है। दोपहर में आ गया सैलड और मीट, फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। रात को देखें, आपके पास खाने की जो ऑप्शन, नंबर 1 वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट आलू। आलू से क्या दुश्मनी है? आलू में शुगर ही शुगर है यार, आलू में है ही शुगर है, शुगर से ज़्यादा शुगर है उसमें। यानी 1 चम्मच अगर आप शुगर लें और उधर से आप 3-4 फ्रेंच फ्राइज़ ले लें, 3-4 फ्रेंच फ्राइज़, जो कि कुछ भी नहीं बनेगा 3-4 फ्रेंच फ्राइज से एक बंदा जो बेहोश हुआ पड़ा है ना शुगर लो होने की वजह से, उसको खिला दो, उठ के बैठ जाएगा, इतनी शुगर है उसमें। हम तो लोडेड फ्राइज पता नहीं कौन हम तो इस वक्त आलू देखें, जिस तरीके से हम आलू खा रहे हैं ना, एक तो वो गंदा तेल होता है जो सीड ऑयल होते हैं, डब्बे वाले तेल होते हैं, फिर वो रैंसेड ऑयल बन जाता है, वो बार बार पकने की वजह से वो जहरीला तेल बन जाता है। उसी में हम फ्रेंच फ्राइज़ बना बना के बच्चों को खिला रहे होते हैं। मैं अभी बच्चों को देखता हूँ पार्क्स वाक्स में या मॉल में देखता हूँ, या छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10-10 साल के, उनसे चला नहीं जा रहा होता है, उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसे ढीली ढीली हुई होती है। कभी बच्चों की भी ऐसी बॉडी होती थी? चला नहीं जा रहा बच्चों से, इतने मोटे हुए हों। इस वक्त मोटापा हमारे मुल्क में अगला एपिडेमिक है मोटापे का। वो पहले शुगर माफिया या मेडिकल माफिया है, पहले बीमारी की पूरी क्रॉप रेज करता है। पहले एक नस्ल बीमारियों की बनाओ और उसके बाद फिर वो गोली निकालता है, टीका निकालता है। हमारे मुल्क में या इवन दुनिया में, हमारा मुल्क तो एक ब्रांच है, असल तो मेडिकल माफिया बाहर अमेरिका, ये यूरोप में होता है। अमेरिका में आधी आबादी ओवरवेट है, ठीक है। अब कितनी बड़ी मार्केट है, अगर आधी आबादी ओवरवेट हो और वेट जो है वो बीमारियों का सरचश्मा हो। उन्होंने ओजेम्पिक टीका निकाला, ठीक है, पाकिस्तान में भी आ गया। कोई आपको डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि यार आप रोज़े रखो और रोज़ा अफ्तार भी इंसानों की तरह करो, आपका वेट कम हो जाएगा। नहीं, आप ओजेम्पिक लगवाओ। 25,000 का टीका आता था, आज का पता नहीं मेरे ख्याल सस्ता हुआ, लेकिन जब आया था 25,000 का टीका था। आजकल तो मोटापे का इलाज वो चर्बी पिघलाने वाली मशीनें और सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं ना। पहले बीमारी क्रिएट की, फिर उसका हल निकाला, और उसके बाद फिर जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वहीं पे बिजनेस निकल आया। पहले प्रॉब्लम, ये जैसे हमारे मुल्क में फ्लड है, पिछले फ्लडों वाले ठेके अभी तक चल रहे होंगे, नए फ्लड आ गए, नए, ये फ्लड नहीं आए, ठेके आए हैं। यार मुझे बताओ, 80-82 साल से पाकिस्तान में फ्लड आ रहे हैं, रोके नहीं जा सकते?
अगर कुदरती आफत कहा जाता है। नहीं नहीं, कुदरती आफत कहाँ से आ गई यार? अभी तो बारिशें शुरू भी नहीं हुई तो फ्लड आने शुरू हो गए हैं। कुदरती आफत तो यह हुई ना कि एक मुल्क में इतना कुछ हो गया। ये हर साल कौन सी मुसीबत आपको आ जाती है? प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर वहाँ से पैसा निकलेगा। हम्म, ये इट्स नॉट ये फ्लड आपके लिए मेरे लिए होगा, ये उन गरीबों के लिए होगा जो बेचारे फ्लड में आ जाते हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए इट्स अ बिजनेस। वो तमाम ठेकेदार जिन्होंने पुल बनाने हैं, जिन्होंने सड़कें बनानी है, और उनको ठेके जिन्होंने देने हैं, वो खुश बैठे होंगे इस वक्त। ये आप क्या समझते हैं कि मतलब बांध नहीं बनाए जा सकते थे, डैम नहीं बनाए जा सकते थे? सारा कुछ हो सकता था ना, लेकिन नहीं होना। वो इसलिए नहीं होना, ये अल्लाह करे ये मेरी बात पूरी ना हो, ये कभी भी नहीं होनी ठीक हमारा मुल्क। ये वही गरीब वाली जो मैंने मिसाल दी थी ना, कि गरीब और इधर हमारा मुल्क, ये दोनों का डीएनए एक ही है। हमने हर काम कर लेना है, लेकिन नहीं करना तो जो काम करना था वो नहीं होना। आज अगर हुकूमत पाकिस्तान एक अवेयरनेस कैंपेन चला दे कि चीनी, वाइट शुगर ये मोहलिक है सेहत के लिए, इससे शुगर होती है, इससे फैटी लिवर होता है, इससे ब्लड प्रेशर होता है, इसी से हार्ट अटैक होते हैं। शुगर कम हो जाएगी, बीमारियां कम हो जाएंगी। कोई हुकूमत आवाम की सेहत में कितनी इंटरेस्टेड है, आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि सिगरेट मुझे बताएं, ये सेहत के लिए ठीक है? कितना बिकता है? हुकूमत के अप्रूवल से बिकता है ना। अगर उनको हो आवाम का फ़ायदा देखना हो कि यार इससे आवाम को का फ़ायदा है या नुकसान है, वे नुकसान ही नुकसान है। कोई अब तो डॉक्टर भी कोई नहीं कहेगा कि सिगरेट पीना चाहिए। किस ज़माने में थे डॉक्टर बाकायदा रेकमेंड करते थे। बाय द वे 1960 के अशरे में बाकायदा डॉक्टर रेकमेंड करते थे, उनका फेवरेट सिगरेट बताते थे कि जी हम डॉक्टरों का जो फेवरेट सिगरेट है वो कैमल है। अच्छा, ये ऐसा माफिया थोड़ा है, ये बाकायदा वो अपना इश्तिहार आते थे, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, डॉक्टर्स मोस्ट फेवरेट सिगरेट, इश्तिहार होते थे कैमल सिगरेट। यहाँ पे नहीं मेरे ख्याल, लेकिन अमेरिका में होता है वो कैमल सिगरेट, आज भी है वो सिगरेट। सिगरेट बंद कर दें अगर, कितने लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। ये जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस हैं, या वो लाल शरबत जो क्या नाम उसका, स्टिंग, पाकिस्तानियों को अभी जो अगली वबा आनी है वो फैटी लिवर की है। यार उस एक बॉटल में कुछ 13-14 चम्मच शुगर है उसमें। शुगर का मतलब ये है कि वो शुगर जाके पेट में वो चर्बी बनती है। जब चर्बी बनती है तो चर्बी पहले जिगर पे जमा होती जाके, उसके बाद पेट के बाकी एरिया में जाती है। जब पेट का एरिया ख़त्म हो जाता है फिर हर जगह पे चर्बी आनी शुरू हो जाती है। आज की जो जनरेशन हम तबाह कर रहे हैं वो खुराक की वजह से हो रही है। ठीक है, हुकूमत को नहीं पता होगा इस चीज़ का। हुकूमतें कहाँ हैं यार? बाय द वे हुकूमतों के लिए हमेशा बीमार लोग अच्छे होते हैं। जितने बीमार होंगे, जितने कमज़ोर होंगे, जितने डिसएम्पावर्ड होंगे, जितने इलिटरेट होंगे, उतनी हुकूमत मजबूत होगी। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है। हुकूमतों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है। हुकूमतें लोगों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। पॉलिसी मेकर्स है ना। आज अगर पाकिस्तान में एक अवेयरनेस की कैंपेन हो जाए कि यार सारे लोग हेल्दी हो जाएं, जिम ज्वाइन करना शुरू कर दें, हुकूमतों से एक्सपेक्ट ना करें। हर बंदे की अपनी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है, अपनी सेहत का ख्याल रखे। मैं अपनी सेहत का ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ, ना उसकी ज़िम्मेदार मोहतरमा मरीम नवाज़ है, ना शहबाज शरीफ साहब है। ठीक है, मैं अपनी सेहत का खुद ज़िम्मेदार हूँ, ना कोई गवर्नमेंट का इदारा ज़िम्मेदार उसका। सिगरेट पीता हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से पीता हूँ, मुझे किसने कहा थोड़ो है, तो मैं ज़िम्मेदार हूँ ना इसका। हुकूमतों ने तो फैसिलिटेट कर दिया कि सिगरेट जिन्होंने पीने पी लो, क्योंकि हुकूमतों का सेहत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर ताल्लुक होता तो ये चीज़ें बैन हो जाती। इस वक्त छोटे छोटे बच्चे वो पी रहे हैं वेप करके। ठीक है,
उसका तो बाकायदा इश्तिहार आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ मैंने वेबसाइट्स पे देखा है, उस पर यूट्यूब पे भी देखे हैं उसके इश्तिहार। अच्छा, इस तरह की चीज़ को कोई मीडिया नहीं रोकता, इवन यूट्यूब भी उसको सपोर्ट करता है, फेसबुक पे भी सपोर्ट करता है। जहाँ पे बात आती है ना इनलाइटनमेंट की, काम की बात आती है, आपका यूट्यूब, फेसबुक का एल्गोरिदम, इवन टिकटॉक का एल्गोरिदम हमें रोक देता है। आप आज एक पोस्ट लगाएं, टिकटॉक पे एक वीडियो बनाएं कि जी दवाइयाँ शुगर की छूट सकती हैं, उसके ऊपर आ जाएगा इन एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि किस लेवल का वो कंटेंट इनकरेज कर रहा है और किस लेवल का वो डिस्करेज कर रहा है। और यही चीज़ यूट्यूब पे आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि मेरा जो कंटेंट है, हमें क्या वो जो दूसरा कंटेंट है वो बनाना नहीं आता? हम बना सकते हैं, वो हम ज़ाहिर क्लास डिफरेंट है ना, हमारा वो ज़मीर नहीं उस तरह का कंटेंट क्रिएट करना। अगर हमने वो करना होता तो वो तो सारे हर कोई कर सकता है ना वो, लेकिन हर बंदे का वो मिजाज नहीं होता। मेरा कंटेंट एजुकेशनल है, उसको प्रमोट ही नहीं करता, वो सजेशन भी नहीं देता, उसका जो CTR होगा वही इतना कम होगा। ये बंदा आप पे थक के छोड़ दे, आप पे थक के छोड़ दे यार, किस चक्कर में पड़ा हुआ बंदा यार। लोगों को ये सोते हुए लोगों को जगाने वाला काम, ये बंदे को कहो यार पीछे हटो यार, तू अपना काम कर यार, सानू अपना काम करने दो। तो ये पूरा माफिया है। आखिर में जो हमारे घरों में बैठे लोग, आम सादा लोग, गरीब तबका जिसके आप खासे खिलाफ हैं, खिलाफ नहीं हूँ मैं, तो असल में गुर्बत से निकला हुआ हूँ। मुझे पता है कि गुर्बत किस चीज़ की वजह से आती है और किस चीज़ की वजह से गुर्बत आपके हड्डियों में बैठ जाती है। उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की अवाम है, मिडिल क्लास हैं, हाँ। लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान की आबादी, वो लोग आपको देख रहे हैं, या जितनी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपको देखें, आखिर में उन्हें क्या मैसेज देंगे? देखें जी, तालीम से बेहतर कोई पर्ची नहीं है, तालीम से ऊपर कोई पर्ची नहीं है। जो बंदा तालीम याफ्ता होगा, तालीम याफ्ता से मुराद ज़रा भी डिग्री याफ्ता नहीं है। तालीम याफ्ता से मतलब है जो रियली एजुकेटेड बंदा है। एक PhD बंदा होगा जाहिल होगा, एक बिल्कुल मैं कहता हूँ स्कूल में भी नहीं गया होगा, लेकिन वो तालीम याफ्ता होगा, सुलझा होगा, उसकी विजन होगी, ठीक है, वो आज से 10 साल के बाद के हालात के मुताबिक काम कर रहा होगा, ऑब्जर्वेशन होगी। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करें, तालीम पे फोकस करें, सेहत पे फोकस करें। जो लोग अमीर बनते हैं वो वेल्थ जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो गरीब होते हैं वो पावर्टी जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पाथ आपने खुद चूज़ करना है, ये पाथ आपने खुद चूज़ करना है। अगर आप यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स तो गुर्बत ही गुर्बत है। मैं ऐसे गरीबों को भी जानता जिन्होंने कर्जे मांग के बच्चों के खतने करवाए, उसके ऊपर देगे पकाई उन्होंने और वो अगले 2 साल के लिए मकरूज हो गए। या मैंने दसो ये कौन सा गरीब है? ये गरीब के अलावा ये बेवकूफ़ है बेसिकली। उसने वो हरकतें की हैं जिससे गुर्बत परपिचुएट होती है, जिससे वो साला साल रहती है गुर्बत। ये गांव में ये आम चीज़ चल रही होती है। ये बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशरफ चौधरी साहब मौजूद थे। आपने इनकी एक तवील गुफ्तगू सुनी, इन्होंने जिस तरह से शुगर के हवाले से तो लोगों को बताया, उसके अलावा भी जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार, लाइफस्टाइल बेहतर करने की जो इन्होंने टिप्स दी हैं वो आप तक पहुंचाइए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तैयब सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।